Hello everyone. Let's start with the one-shot revision of Newton laws of motion. Now इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम फटाफट से रिवाइज करेंगे एनएलएम को यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एक्चुअली द लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है दैट देयर इज अ स्टेडी स्टेट ऑफ अ बॉडी. Unless and until you do not provide an external force, वो body move नहीं करेगी. So a body continues to remain at rest and a body continues to move with uniform velocity. Uniform velocity यानी कुछ उसका change नहीं हो रहा है, ना velocity यानी कि ना speed change हो रही है, ना direction change हो रहा है. So body continues to stay in the steady state unless and until an external force is applied on it. Now there is law of inertia. Rest of inertia होता है, motion का inertia होता है, direction का inertia होता है. So Newton's first law of motion से there is only law of inertia where we have rest, motion and direction. Then moving up with Newton's second law of motion. Newton's second law of motion में हमने differentiation किया था momentum का. तो momentum को जब हमने differentiate किया with respect to time, so जब हमने delta t के respect में momentum को differentiate किया तो dp by dt was directly proportional to the f external force. यानी कि अगर अब dp जो है momentum जो है p is equal to mv होता है, we know that, mass into velocity. velocity वाला जो component है वो vector format में लिखेंगे. अब इधर दो तरीके के केसेस आते हैं, या तो मास कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो मास का डिफरेंशिएशन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो हमने v को कॉमन ले लिया, v dm by dt, क्योंकि मास विद टाइम चेंज कर रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है रॉकेट प्रोपल्शन के केसेस. रॉकेट जब ऊपर जा रहा होता है तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्यूल होता है, वो फ्यूल कम होता जाता है एज सून एज द रॉकेट मूव्स, यानी कि उसका मास जो है वो कम हो रहा है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है. तो उस केसेस में हम माइनस वी आर यानी कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट dm by dt मास का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज एक्चुअली इक्वल टू फोर्स, और फोर्स को हम ma लिखते हैं. बट जब भी रॉकेट ऊपर जा रहा है तो एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट आ जाता है विच इज mg+a. इसको और डिटेल में जब अभी हम लिफ्ट केसेस देखेंगे तब ये वाला और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, बट दिस इज अ फॉर्मूला जो आपको लर्न होना चाहिए रॉकेट प्रोपल्शन के केसेस के लिए. और उसके अलावा हम मास को कांस्टेंट कर सकते हैं, तो मास कांस्टेंट होगा तो m dv by dt, और हमें पता है कि dv by dt एक्सेलरेशन होता है, तो ये हो जाएगा ma. सो दिस इज द आंसर ओवर हियर कि वो ma होगा. जब हम फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ेंगे तो फ्लूइड्स चैप्टर के अंदर जो फोर्स है वो होगा रो a v क्यूब, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब हमें पता है कि जब फोर्स इज इक्वल टू ma होता है तो हम एक्सेलरेशन को v माइनस u by t भी लिख सकते हैं. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में से भी a निकाल सकते हैं, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये तीनों इक्वेशन से हम a की वैल्यू लिख सकते हैं, तो इन सबको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ स्केलर्स एंड इधर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स. लेट अस कंसिडर, आपको बोला जा रहा है कि आप फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी को उसका ग्राफ बनाओ. तो जब आप फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम और फोर्स का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फोर्स जाएगा y एक्सिस पे, डेल्टा पी जाएगा x एक्सिस पे, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा. अगर आप इसके एरिया को कंसिडर करते हो यानी f dt, तो ये आपको इम्पल्स देगा, और अगर आप इसके स्लोप को कंसिडर करोगे तो वो आपको चेंज इन मोमेंटम देगा. सो आई होप दैट मच इज क्लियर. नाउ गोइंग अप विद द थर्ड लॉ. सो सेकंड लॉ में कुछ नहीं है, सिर्फ मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब मोमेंटम का फॉर्मूला mv होता है. एक बार मास को कांस्टेंट ले लो, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लो, इनके एग्जांपल्स लर्न कर लो, और f इज इक्वल टू ma होता है, जहां पे m मास है, a एक्सेलरेशन है, f फोर्स है. बस इतना लर्न है तो सेकंड लॉ इज डन. अब हम जाते हैं थर्ड लॉ पे, और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है. अब हम जा रहे हैं थर्ड लॉ पे, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो यही लॉ है कि अब हर एक एक्शन, जो भी आप एक एक्शन फोर्स दे रहे हो तो उसको रिएक्शन फोर्स मिलेगा. अब यहाँ पे बहुत सारी एफबीडीज आ जाती है और हम थोड़े बहुत फोर्सेस के बारे में इंट्रोड्यूस होते हैं. तो सबसे पहला जो फोर्स आता है वो नॉर्मल फोर्स है. हमेशा याद रखना, नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा. कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स. क्या वो फोर्स नीचे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. बस क्या हमें ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. परपेंडिकुलर किसी भी डिमेंशन में हो सकता है, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे, बट हमेशा 90 डिग्री बनाना चाहिए. दैट्स व्हाट द कंसेप्ट इज. वेट जो होता है, जो हम mg लगाते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. तो वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है. नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है. और एक होता है टेंशन फोर्स. जब आपकी मासलेस स्ट्रिंग होती है, मासलेस स्ट्रिंग यानी कि उस स्ट्रिंग का अपना खुद का कोई मास नहीं है, तो उस स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगता है जिसे हम टेंशन फोर्स बोलते हैं, जो हम उस स्ट्रिंग पे लगा रहे हैं. अब हम कुछ एफबीडीज फटाफट देखते हैं और
उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। मान लो अगर आपको विदाउट रोप एक के बाद एक ऑब्जेक्ट्स दे दिए ऐसे कुछ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे एरोज बनाने हैं। और जब आप इस पर्टिकुलर, मान लो ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, तो हमने यहाँ पे एरोज बनाए, ये हमारा N1 हो जाएगा और ये हमारा N2 हो जाएगा। अगर मैं M2 वाले का बना रही हूँ तो मुझे M2 पे ही सिर्फ एरोज देखने हैं, तो ये वाला एरो, अब M2 पे एरो, तो ये वाला एक एरो है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा N1 फोर्स पे, इस डायरेक्शन में जाएगा N2 फोर्स पे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे एरोज बना देने दोनों साइड पे, ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों साइड पे ऐसे एरो बना दो। और एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, इस ब्लॉक में किस साइड एरोज है उसको देख के आप FBD बना दो। अब FBD में इट इज गोइंग टू बी N1 माइनस N2 इज इक्वल टू M2A, यानी कि फोर्स। तो दिस इज हाउ पहली हमारी जो यहाँ पे FBD है वो सॉल्व हो जाएगी। इसका सिंपल तरीका होता है, हमें पता है F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। अब क्योंकि मास ज्यादा है तो F हो जाएगा सारे मासेस का सम M1 प्लस M2 प्लस M3, विच इज वेरी सिंपल। ओके, सो आई होप फर्स्ट FBD क्लियर है। ऐसे ही एक 5 वैगन्स वाली FBD आती है जिसमें आपको 5 ट्रेन देती है और वो आप लेकर जा रहे हो आगे, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, a इज इक्वल टू F अपॉन 5m, बिकॉज ऑल द मासेस आर सेम, सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। अब थर्ड केस में यहाँ पे रोप आ गई है। रोप के लिए एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे मान लो ये है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्रॉस बना दो। क्या बना दो, क्रॉस बना दो। अब अगर आप इसकी, इस वाले की FBD बना रहे हो, मान लो आप M3 की FBD बना रहे हो, तो इधर ये ऐसे M2 के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया, इसके साथ जो अटैच सिंबल है, इसके साथ जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है, बस उसी डायरेक्शन में आपका टेंशन फोर्स है। अब M2 के साथ एरो इस डायरेक्शन में, M2 के साथ अटैच्ड एरो इस डायरेक्शन में है, तो M2 पे इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू मेक द FBDs इसका। तो इस केस में दोनों साइड एरोज बना दो, इधर क्रॉस बना दो, आपका काम हो जाएगा। और जिस डायरेक्शन में एरो है, जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में उसको कंसिडर कर लो। इंडिविजुअल FBDs बना सकते हो, जैसे यहाँ पे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2 है। अब T1 को क्यों ऊपर लिया, क्योंकि ये FBD ऐसे मूव कर रही है, तो इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M2A। आई होप दैट इज क्लियर। अब फोर्थ कंडीशन आती है इंक्लाइंड प्लेन की। इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सेलरेशन होता है वो G sin थीटा होता है। लर्न कर लो, मैं फटाफट से समझा देती हूँ अगर आप समझ पाओ तो। मैंने आपको बोला कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे ये नॉर्मल फोर्स हो गया, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है। अगर ये कॉम्पोनेंट थीटा है तो इस वाले पोर्शन में ये वाला कॉम्पोनेंट थीटा हो जाएगा, तो ये mg इधर mg sin थीटा, इधर mg cos थीटा, और एक नॉर्मल फोर्स होगा, तो जो एक्सेलरेशन है इट इज कंसिडर्ड टू बी g sin थीटा। आई होप इट इज क्लियर। और n और mg cos थीटा साथ में है, तो हम n इज इक्वल टू mg cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट। ये देखो फटाफट रिविजन लेक्चर है, आपको रिवाइज करने के लिए ही यहाँ पे आना है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। फिफ्थ आता है पुली वाला कंडीशन। पुली वाली कंडीशन में अगेन इट इज वेरी सिंपल। मान लो ये पुली ऐसे जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको प्रायोरिटी दे दो। M2g माइनस एक मास को माइनस कर दो M1g अपॉन सारे मासेस को सम कर दो M1 प्लस M2। जी तभी लगेगा जब कोई पुली एयर में है, अगर पुली एयर में नहीं है, अगर उसको कोई सपोर्ट मिल गया तो हम जी नहीं लगाएंगे। इसको सिंपल लर्न करने का तरीका M2 माइनस M1 द होल जी अपॉन M1 प्लस M2। लेट अस कंसिडर, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स लगा दिए, तो इन दोनों का समीशन, क्योंकि अब ये नीचे जा रहा है, तो M3g प्लस M2g माइनस M1g, पुली के 2 साइड में से माइनस करना है, इसको इधर से माइनस, इसको इधर से माइनस, बट इसको माइनस कभी नहीं करना है। ठीक है, सो दैट्स अ रूल फॉर अप्लाइंग दिस ट्रिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ये वाला मैंने बोला एयर में होगा तभी माइनस करेंगे। फर्स्ट वाला जो है वो एयर में नहीं है, ये काइंड ऑफ ऐसा सिस्टम है, ये रैंप है और इस पे ये ऐसे 2 मासेस हैंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट अस कंसिडर ये नीचे इधर से जा रहा है और ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये M3g हो जाएगा माइनस M2g। क्या इसमें M1g नहीं लिखेंगे? हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी इसमें जी फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहा है बट पुली सिस्टम में नहीं लग रहा है, और यहाँ पे सारे मासेस का एडिशन कर देंगे। सो दिस इज हाउ दिस कंडीशन ऑल्सो गेट्स फुलफिल्ड। उसके बाद 7th वाला ये आता है जिसमें ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको थीटा के कंसिडरेशन में लेंगे, यानी कि M2 sin थीटा माइनस M1g अपॉन M1 प्लस M2। यहीं पे अगर दोनों साइड से एंगल होता, एक अल्फा एंगल होता, एक बीटा एंगल होता, तो M1
साइन अल्फा, m2 साइन बीटा g, क्योंकि मैंने आपको बोला ना f इज इक्वल टू ma, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे जो f हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन थीटा। वेरी सिंपल, अगर थीटा की जगह अल्फा है तो mg साइन अल्फा, अगर अल्फा की जगह बीटा है तो mg साइन बीटा। ठीक है, सो दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ दिस। अब इसमें एक रोप वाला केस आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लो। अगर ये रोप है जिसकी लेंथ l है, मैंने जिस तरीके से डायमेंशंस में lx लिया है आप उस तरीके से लर्न करोगे तो इजी हो जाएगा। ये अगर l है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लग रहा है x पॉइंट पे मान लो, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा f इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन एल, f इंटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन एल। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू mv, जहां पे वेलोसिटी चेंज हो सकती है। लेट अस कंसिडर मोमेंटम हमें कांस्टेंट रखना है, यानी कि देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम रखना है। तो ये जो दो केसेस है वो हमें गन में आते हैं और एक बॉम्ब एक्सप्लोजन में आते हैं। गन में कैसे होता है, एक बड़ी गन होती है और एक छोटी गन होती है, स्मॉल गन होती है, या तो फिर ऐसे केसेस आते हैं कि गन है और बुलेट है, गन बुलेट सिस्टम होती है। अब गन का अपना खुद का मास होगा, गन का अपना खुद का वेलोसिटी होगा, बुलेट का अपना खुद का मास होगा और वेलोसिटी होगा, बट यहाँ पे पूछा जाता है कितनी नंबर ऑफ बुलेट निकलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ बुलेट्स, n नंबर ऑफ mg एंड दैट इज vg। तो बेसिकली बुलेट के लिए इट इज mnu, नंबर ऑफ बुलेट अगर निकालना हो तो यहाँ पे गन सिस्टम के लिए mnu। वहीं पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर बॉम्ब एक्सप्लोजन के केस आएंगे तो इनिशियल मोमेंटम यानी कि वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, बॉम्ब रेस्ट पे था, तो इनिशियली जीरो पे है, बट फिर क्या हुआ, अगर ये रेस्ट पे है फिर यहाँ पे ऊपर गया होगा, एक इधर गया एक इधर गया, तो वेलोसिटी विद द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें आप m1 v1 विथ वेक्टर प्लस m2 v2 विथ वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कंजर्व था। तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थर्ड लॉ में देयर आर अ लॉट ऑफ FBDs, देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, नॉर्मल फोर्स, वेट एंड टेंशन फोर्स, एंड फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जहां पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। अगेन आई एम टेलिंग इट इज अ रिविजन वीडियो, थोड़ा फास्ट है, बट अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट है आप इसको स्पीड कम करके देखो, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको ये PDF पूरा अच्छे से लर्न हो गया तो आई बेट आपके मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं स्यूडो फोर्सेस। स्यूडो फोर्सेस जो होते हैं वो फोर्सेस होते हैं जो रियली में नहीं लग रहे हैं बट वी आर कंसिडरिंग कि वो लग रहा है। ठीक है, जैसे जब आप लिफ्ट में होते हो तो एक फोर्स आप पे लगाया जा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्यूडो फोर्स। अब लिफ्ट के 3 केसेस होते हैं, लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है, लिफ्ट या तो नीचे आ रही है, लिफ्ट या तो एक्सेलरेशन और g एक हो गया। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हम m में g प्लस a कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स क्या होगा mg, बट ये g सिर्फ अकेला नहीं है, g प्लस एक्सेलरेशन, क्योंकि लिफ्ट का एक अपना खुद का ऊपर तरीके से एक्सेलरेशन है और g भी ऊपर लग रहा है, तो mg प्लस a। ठीक है, वहीं पे जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो mg माइनस a लगा देंगे। और जब हम रेस्ट पे बात कर रहे हैं तो रेस्ट के स्यूडो फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे लेट अस कंसीडर ये लिफ्ट है, नीचे mg है बट स्यूडो फोर्स वाला mg ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो mg प्लस a हो जाएगा। ठीक है, FBD के साथ समझा दे रही हूँ। ये लिफ्ट है, अगेन mg नीचे लग रहा है बट स्यूडो फोर्स वाला mg नीचे ऊपर लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे है तो ये हो जाएगा mg माइनस a, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर एक्सेलरेशन और g सेम हो गया तो फिर वो फ्री फॉल वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ द थिंग्स इज ऑन द बेसिस ऑफ FBD। स्यूडो फोर्सेज हमेशा जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट में लगेगा एक स्यूडो फोर्स। लिफ्ट के 3 केसेस में टाइम, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, अगर लिफ्ट फ्री फॉल में है तो उससे कम, और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो एकदम फटाफट पहुंच जाएगी, एकदम कम टाइम में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा केसेस जो आपको याद होने चाहिए NLM में बिफोर गोइंग अप विद फ्रिक्शन। तो अगर आप इधर देखते हो, अगर एक इंक्लाइन प्लेन है उस पर ब्लॉक है, मैं चाहती हूँ ब्लॉक स्लाइड डाउन ना करे, तो किस एक्सेलरेशन से मुझे इस इंक्लाइन प्लेन को चलाना होगा कि मेरा ब्लॉक स्लाइड डाउन ना करे, तो वो एक्सेलरेशन होता है g tan थीटा। आपको ये लर्न कर लेना है, एक्सेलरेशन इज g tan थीटा, मुझे उसको गिरने नहीं देना है। अब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यूज दे देंगे और आपको बोलेंगे बताओ व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होता है क्वेश्चन कि ये हमारा कार्ट है और इसमें मैंने एक पेंडुलम को यहाँ से टाई करके लटका दिया और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। सो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे mg लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इनका एक नॉर्मल mg स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला एक फोर्स बनता है, तो ये ऐसे होता है। बट इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू, हमें पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g होता है। अब इस g को हमें चेंज करते रहना है। अब
अब इस जी पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नीचे जी लग रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के हिसाब से इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो जी की जगह पे 2 पाई अंडर रूट एल में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये हमारा ये वाला केस हो गया। अब वहीं पे अगर ये सर्कल में जा रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो इस एक्सेलरेशन को सब्सटीट्यूट करके वी स्क्वायर अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इन द अंडर रूट, इसको ऐसे हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अगर इसको वहीं पे हमने इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया और इधर एक पेंडुलम को लटका दिया, तो अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक ऐसा मान लो कार्ट है और इधर ऐसा पेंडुलम है, ठीक है, तो अब इस पेंडुलम पे इस डायरेक्शन में mg फोर्स इधर लग रहा है, और ये जो है अब जैसे ये मान लो वो पेंडुलम था, जैसे ये मान लो हमारा कार्ट व्हील है जो ऐसे नीचे आ रहा है और इधर ऐसा एक पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम ना ऐसे आ चुका होगा, कैसे आ चुका होगा, ऐसे, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो जाता है mg cos थीटा, ठीक है, तो ये हो जाता है mg cos थीटा, बट mm कैंसिल होके ये g cos थीटा बन जाता है, तो दैट इज इट। अगर आपका स्प्रिंग है और वहां से हमने मास को किया है, तो हमें पता है स्प्रिंग का एक kx कांस्टेंट होता है, तो जो भी यहाँ पे mg लग रहा है इट इज बैलेंस्ड बाय kx, तो mg इज इक्वल टू kx, जहां पे x एक्सटेंशन होगा और k स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। k क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x कितना इलोंगेशन हुआ या कितना एक्सटेंशन हुआ वो यहाँ पे mg इज इक्वल टू kx। तो ये कुछ 5 केसेस थे, एक g tan थीटा है, एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, और एक आपका स्प्रिंग वाला केस है। अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रिक्शन फोर्सेस क्या होते हैं। फ्रिक्शन फोर्सेस में देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जहां पे बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स है। लेट अस कंसीडर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन है, मैंने 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 3 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, इवन 5 न्यूटन लगाया, इतने केसेस में बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो लेस है देन दैट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स या इक्वल टू है। बट जैसे ही मैंने 5.1 न्यूटन भी लगा दिया ना, वैसे बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन, बस अभी यहां से शुरू कर ही देगी। इसका फॉर्मूला म्यू एस एन, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं म्यू एस एन में, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला नहीं होता है म्यू एस एन, बट मोस्टली हम इसको ऐसे यूज कर लेते, तो म्यू एस एन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस जो है वो कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, और एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है। एन को बैलेंस किया जा सकता है, जैसे अगर एन ऐसे है, अगर यहाँ पे ऊपर एन है, ये नीचे एम जी है, तो ये म्यू एस एम जी भी हो सकता है, तो इट कुड बी एनीथिंग, बट म्यू एस एन इज द फ्रिक्शन फोर्स, राइट, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। और जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन अब 5.1 पे शुरू हो गया, बट अब वो उससे कम में भी चल सकता है ब्लॉक, तो अब म्यू के जो होगा वो हमेशा म्यू एस से कम होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हो, तो यहाँ तक म्यू एस था, बॉडी स्टार्ट ही नहीं कर रही थी, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, फिर आप थोड़ा नीचे आके म्यू के पे उसको कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज नाउ द बॉडी हैज स्टार्टेड। किसी भी चीज को उठाना बहुत जरूरी होता है, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोमेंटम ब्रेक हो गया है, तो आपको जगाना मुश्किल है, बट जैसे वंस यू स्टार्टेड स्टडिंग, फिर आपका एक मोमेंटम बन जाएगा। तो ये यहां तक म्यू एस है, ये म्यू के है, तो म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के की वैल्यू से ज्यादा होगी, यानी कि द कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर एक आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, दैट इज मैंने आपको जैसे बोला म्यू एस टैन थीटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू एस। यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो जी टैन थीटा होना चाहिए, अब जी की जगह पे यहाँ पे म्यू एस टैन थीटा है, वेरी सिंपल, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू म्यू एस टैन थीटा। तो म्यू एस टैन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू एस, म्यू एस इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर आपने उसको टैन थीटा पे रखा है, अगर उसका स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, तो द ब्लॉक इज द मिनिमम एंगल एट विच द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, म्यू एस इज इक्वल टू टैन थीटा। देन देयर इज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हर एक ब्लॉक जब किसी सर्फेस के कॉन्टैक्ट में होता है तो वो एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाता है। अब वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक यहाँ पे एन है और एक आपका फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों का कॉम्पोनेंट लेंगे, यानी कि ये एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, 45 डिग्री पे होता है, तो आई होप आपको वेक्टर्स में ये कॉम्पोनेंट लेना आता है। अब हमेशा जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा वो mg के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा होगा, सो इट इज ईदर गोइंग टू बी इक्वल टू mg, या तो फिर वो mg प्लस 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर जो है उसके कम होगा, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला, यानी कि द कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू mg 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अब यहाँ पे ये mg 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर कैसे आया, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस एन होता है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस म्यू एस स्क्वायर
एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने n को कॉमन ले लिया तो n यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 1 प्लस म्यू एस हो जाएगा, म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो n है वो यहाँ पे n इज इक्वल टू एम जी, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा एम जी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे एम जी 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर का डेरिवेशन आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, या तो एग्जाम्पल्स में होंगे या तो आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है उनमें है, जिनमें आपको ये केसेस याद होने चाहिए। ईदर इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ वन वर्ड या ऐसे आ सकता है। जैसे लेट अस कंसिडर एक ब्लॉक है और उस पर हम फोर्स लगा के हम उसको पुल कर रहे हैं, तो जो पुलिंग पे लगेगा वो होगा एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस थीटा, कॉस अल्फा माइनस थीटा, दिस इज फोर्स जो लगा रहे हैं। और वहीं पर अगर हम पुश कर रहे हैं तो एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसीलिए बोला जाता है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अगर आप किसी चीज को पुल कर रहे हो वो आपके लिए इजी होगा रादर देन पुशिंग। अब एक केस आता है ये ऐसा चेन वाला कि यहाँ पे पूरी एल लेंथ की चेन है, लेट अस कंसिडर ये पूरा के पूरा जो है ये पूरा के पूरा एक एल लेंथ का चेन है, और उसमें से थोड़ा चेन यहाँ पे और थोड़ा चेन यहाँ पे है। तो कितना चेन यहाँ पे है जिसकी वजह से ये स्टैटिक पे और चेन नीचे नहीं गिर जा रहा, तो एल डैश का वैल्यू आता है म्यू एस एल अपॉन 1 प्लस म्यू एस, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट देगा ही, तो आपका इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि पता कैसे चलेगी फ्रिक्शन फोर्स है या नॉर्मल फोर्स है, तो म्यू एस की वैल्यू म्यू के की वैल्यू दी होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट होता है, क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट अगेन म्यू एस इज इक्वल टू टैन थीटा, जो एंगल ऑफ रिपोज में था जिससे वो नहीं गिरेगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक में 6 फॉर्मूलाज आते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए फॉर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक और उनके केसेस के साथ, तो अब आपका फ्रिक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। सो नाउ Alright, now we're going to go with acceleration of blocks. Acceleration of blocks में, as I was telling you, there are 6 cases that you have to remember. First case है, हमने एक ब्लॉक है, हमने उसको acceleration दिया और उस पर continuous external force लग रहा है, तो यहाँ पे ये force इस direction में, friction force इस direction में होगा। तो हमें पता है F minus FR is equal to ma, तो acceleration is going to be F minus FR which is going to be m। अब हमें पता है friction force जो होगा वो mu के n होगा, because now we're going to use the kinetic friction वाला coefficient because we're talking about acceleration, so this is going to be F माइनस म्यू के एन अपॉन एम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ऐसे इसका डेरिवेशन आया। अगर हमने एक ब्लॉक को किया और ये रफ सरफेस है और इसकी वजह से ब्लॉक स्मूथ सरफेस के बाद थोड़े टाइम के बाद वो रुक गया, तो ब्लॉक रुक गया, यू नो एट टाइम्स हम चीज़ों को स्लाइड करते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है, तो तब जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है माइनस म्यू के जी, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, माइनस म्यू के जी। फिर थर्ड वाला है कि अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है और अगर वो नीचे आ रहा है तब एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। कैसे आया, क्यों आया, आई एम नॉट गोइंग अप विद द डिटेल्स क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। अगर हमने ब्लॉक को ऊपर किया तो ऊपर जाने के लिए माइनस जी लगा देना है और इधर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। जब ब्लॉक नीचे आ रहा था तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, दोनों की बस आपको साइंस को बदलना है, इधर माइनस लगा के इधर प्लस कर देना था बस। फिफ्थ वाले केस में अगर हमने ब्लॉक को दो प्लेन्स में से किया, एक हमने स्मूथ सरफेस से एक ब्लॉक को इंक्लाइन सरफेस से हमने उसको स्लाइड करवाया और सेकंड में हमने उसको रफ सरफेस से करवाया, उन दोनों के बीच में डिफरेंस n सेकंड का आ रहा है, तो उस केस में जो म्यू के की वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये n हमेशा ग्रेटर देन 1 सेकेंड होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So mu k is equal to tan theta 1 minus 1 upon n square. This is something which is very very important. ये फॉर्मूला सबको रटा हुआ होता है, आपको भी लर्न होना चाहिए। और वहीं पे अगर एक इंक्लाइन प्लेन है जिसमें आधा सरफेस रफ है और आधा सरफेस स्मूथ है, देन उस केस में जो म्यू के की वैल्यू होगी वो होगी 2 tan थीटा। सो यहाँ पे ये हो गया, तो देयर टोटल 6 केसेस, ये वाला इज इक्वल टू म्यू के जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये स्मूथ सरफेस है तो म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर एंड यहाँ पे म्यू के इज इक्वल टू 2 tan थीटा। फाइनल रीडिंग्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है इट इज MAC। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स में v स्क्वायर अपॉन r होता है, तो इट इज गोइंग टू बी mv स्क्वायर अपॉन r, और v स्क्वायर अपॉन r एक्चुअली में ओमेगा स्क्वायर भी होता है क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब v इज इक्वल टू r ओमेगा है तो v स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बट जब हम यहाँ पे इसको प्लेस कर रहे हैं विच इज m इंटू
एक्सेलरेशन, तो वी ऑल्सो नो दैट कि जब हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर. वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा विच इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पे m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये m आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है विच इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया. अब जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो एक v नॉट v ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है विच इज जी एम अपॉन आर, यानी कि इसको अभी लर्न मत करो, नो नीड टू रिमेंबर. वेलोसिटी जो होगी जो यहाँ पे v लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी होना चाहिए. जैसे ही वेलोसिटी म्यू एस आर जी से बड़ी, दिस इज अ फॉर्मूला, लर्न इट, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी. जैसे ही इससे बड़ी जो गाड़ी है वो टॉपल हो जाएगी. जैसे मान लो ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ है, आपने देखा होगा सर्कल्स होते हैं और वहां से गाड़ी जाती है, और मोस्टली क्या होता है अगर ऑटो रिक्शा है ना तो वो टॉपल कर जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड इधर थीटा से म्यू एस आर जी से ज्यादा थी. यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर उससे स्पीड, अगर यू नो जनरली क्या होता है मेंटेनेंस नहीं करवाते तो ऑटो रिक्शा के जो टायर्स होते हैं वो वेयर ऑफ हो जाते हैं. तो उस वेयर ऑफ की वजह से जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम लगने लगता है. तो क्या होता है वेलोसिटी कभी कभी ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो ऑटो है वो टॉपल कर जाती है. सो वेलोसिटी शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, ताकि टॉपलिंग ना हो. फिर एक आता है बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, अगर आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे माउंटेन्स पे चल रहे हो मान लो, और माउंटेन्स पे चढ़ रहे हो, माउंटेन्स कैसा स्टीप स्लोप है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरी गाड़ी नीचे ना गिर जाए खाई में, तो उसके लिए वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा. इट्स अ वेरी बिग फॉर्मूला. इसको लिख लिख के मसल मेमोरी से आप इसको लर्न कर लो. मिनिमम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट मैक्सिमम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला को उल्टा करना है. आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा. लर्न करने का तरीका, मैक्सिमम में यहाँ पे प्लस है, मिनिमम में यहाँ पे माइनस है, कम वाला बड़ा वाला. बेंडिंग ऑफ बाइक में अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा. आपने देखा होगा रेसर्स होते हैं वो जब ऐसा कर्व लेते तो पूरी बाइक ऐसी झुका के लेते हैं. अब अगर गिरना नहीं है, स्किड नहीं करवानी, तो आपकी हमेशा वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ऑप्टिमम स्पीड के लिए. जैसे इससे ज्यादा होगी वो गिर जाएगा इंसान. ठीक है, सो दैट इज बेंडिंग ऑफ बाइक. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मान लो अगर ये है कार्ट और अगर मैंने इधर एम रखा है, मैं चाहती हूँ मेरा ये मास गिरे नहीं, तो कितने एक्सेलरेशन से चलना चाहिए, तो इट इज जी म्यू एस, दैट इज जी इज इक्वल टू ए म्यू एस. इतने अगर यानी कि जी अपॉन म्यू एस के एक्सेलरेशन से चले तो वो जो ब्लॉक है वो नहीं गिरेगा. रोटेटिंग टेबल के अंदर जो ओमेगा की वैल्यू होती है शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस जी अपॉन आर. अगर कोई टेबल है और वो उस पर हमने एक बॉल रखी और मैं चाहती हूँ ये बॉल बाहर ना है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स से बाहर गिर जाएगी बॉल, तो मुझे उसको किस ओमेगा से कितने नंबर ऑफ रोटेशन उसको करवाने चाहिए पर मिनट, तो वो निकाला जाता है ओमेगा लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस जी अपॉन आर. वहीं पे अगर कोई रोटर है, आपने देखा होगा बाइक्स चलती है ऐसे रोटेशन में और यहाँ पे से बाइक्स घुमाते, तो उनको कितने मिनट ऑफ रोटेशन लेने पड़ेंगे, तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू एस आर. अब देखो यहाँ पे म्यू एस जी अपॉन आर और जी अपॉन म्यू एस आर में कुछ चेंज नहीं हो रहा है. जहाँ पे लेस देन, ये अगर ग्रेटर देन है यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी यानी म्यू एस जी अपॉन आर, और अगर ओमेगा ग्रेटर है तो न्यूमरेटर की वैल्यू को कम करके जी अपॉन म्यू एस आर कर दो. तो दैट इज ऑल. ये 10 पॉइंट्स में हमने पूरा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन को कंप्लीट कर दिया. आई होप इट वाज अ अंडरस्टैंडेबल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. यू अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स और आपका फटाफट से रिकैप हो गया. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग. टेक केयर. बाय बाय.